Assalamualaikum. Today we are going to discuss a very interesting and easy topic which is exponents and their core laws. अच्छा, एक्सपोनेंट्स को हम पावर्स भी कहते हैं, मैट्रिक लेवल तक पढ़ाया जाता है। इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, कॉन्सेप्ट वही हैं। स्टार्ट करते हैं। कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि हम एक्सपोनेंट क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली ये एक्सपोनेंट तब यूज़ होते हैं जब हमने एक ही नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करना हो उसी नंबर से ही, ठीक है। तो बजाय है कि हम 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, हम 5 की पावर 4 लिख देते हैं। यानी कैलकुलेशन को थोड़ा सा लेस मेसी बनाने के लिए हम एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म कह लें x की पावर n है। x यहाँ पे क्या है, x इज़ अ बेस, यानी जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना हो वो बेस कहलाती है। और n जो हमारे पास है, n क्या है कि उस नंबर को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। सो इसको जनरली हम x की पावर n से लिखते होते हैं। एग्ज़ाम्पल है 5⁻3, ठीक है, जिसमें 5 हमारे पास बेस है और 3 हमारे पास एक्सपोनेंट है। इसका क्या मतलब है कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 125 आया है। रिमाइंडर यही है कि 5 की पावर 3 का मतलब ये नहीं है कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। इट मीन्स डेट 5 इज़ मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। अब हम इसके लास्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम इसको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो लास्ट पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लास्ट नहीं आएंगे तो इसके बगैर MCQs को कवर करना बहुत मुश्किल है। पहला ला ये है कि अगर हमारे पास दो एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करें जिनकी बेस सेम है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हमारे पास ये दो हमारे पास एक्सपोनेंट है जिनकी बेसिस क्या है, सेम है। पावर डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है, लेकिन हम बेसिस की बात कर रहे हैं। बेसिस इनकी सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 + 4 7, और अगर आपने इसको सॉल्व करना हो तो 2 को हम 7 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से निकल आएगा। या कैलकुलेटर में इजी फंक्शन होता है एक्सपोनेंट्स का, आप बेस की वैल्यू डालें, पावर की वैल्यू डालें, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ये तो था प्रोडक्ट ला। इस तरह से क्वेश्चन ला है, यानी अगर दो एक्सपोनेंट्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं जिनकी बेसिस सेम हो तो उनके पावर्स बजाय ऐड होने के माइनस हो जाएंगे। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें पावर माइनस हो रही है। इसको आप मतलब लाइक इस तरह से भी लिखा सकता है कि 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2। तो ये सेम ही है कि जो पावर है वो ऊपर जब हम उसको लेके जाएंगे, फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे तो वो पावर माइनस में हो जाएगी और इसका आंसर 5⁻4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ पावर ला, लाइक कि अगर कोई एक्सपोनेंट है हमारे पास, उसकी एक पावर है, उसके ऊपर हमने एक और पावर ली है, तो अब क्या होगा कि बजाय पावर्स ऐड होने के पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नीचे हमारे पास एग्जांपल है कि 3 की पावर 2 है, उसकी फर्दर पावर 4 है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह से हमारे पास पावर ऑफ अ प्रोडक्ट ला, यानी अगर हमारे पास दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी होल पावर n है, तो वो उनकी पावर सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। अब देख लें एग्जांपल 2a, हमारे पास दो वैल्यूज़ थी जिनकी पावर होल पावर 3 थी। ब्रैकेट से आपको पता चल रहा है कि पूरे की पावर 3 है, तो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द ज़ीरो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, ये हमारे पास क्या कहलाता है कि अगर हमारे पास x कोई एक नंबर है जो कि अदर देन ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो की पावर ज़ीरो वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो फ़िलहाल इस स्कोप में नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ। तो हमने x वो वैल्यू लेनी है जो कि ज़ीरो के अलावा है। मीन वो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, वो फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी हो सकती है। तो अगर उसकी पावर ज़ीरो है तो इसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास 7 की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 के इक्वल है। ज़रूरी नहीं वो छोटा नंबर हो, ठीक है, बड़ा नंबर हो तब भी ऐसे चलेगा। नेगेटिव नंबर की भी ऐसे कंडीशन होगी, फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो या पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ है, तब भी हमारे पास यही रूल चलेगा। फिर है हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। नेगेटिव एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी कैसे बनेगी कि अगर हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, पावर में नेगेटिव है, तो वो फ्रैक्शन में जाके नीचे पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन मिसिंग है तो मैं फ्रैक्शन खुद ऐड कर रही हूँ। अच्छा, जब हमने MCQs को सॉल्व करना होता है ना, तो बजाय है कि अब आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ गया है तो बजाय कि आप बारी बारी हर एक वैल्यू को देखें, ये आपके पास स्लाइड पड़ी हुई है, आप इसको एक दफ़ा देखेंगे आपको पता चल जाएगा इसमें कौन कौन से रूल हैं। एक और रूल होता है जिसको हम कहेंगे
मैं कह रही हूँ कि हम इक्वल बेसिस कह लेते हैं, इक्वालिटी कह लेते हैं। इक्वालिटी क्या है कि अगर हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे बेसिस सेम हो, ठीक है, तो उसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये आप वैसे याद कर लें क्योंकि क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं कि अगर लेफ़्ट और राइट पे बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स आपस में इक्वल होती हैं। अच्छा, हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। अच्छा, एक्सप्रेशन में अब क्या है कि कुछ लोग एक्सप्रेशन और इक्वेशन में भी कंफ्यूज रहते हैं, वो भी मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगी। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इनको जो नंबर्स हैं ना, कोएफिशिएंट नंबर्स हैं, इनको पहले सॉल्व करना है। अगर तो आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको एक स्टेप करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो मैं तो डायरेक्टली कर लूँगी कि 4 × 2 8 हो गया। अब पावर्स को क्या आपस में मल्टीप्लाई आ रही है, उनकी बेसिस ऐड हो जाएंगे, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 8x रेज़ टू पावर 8। इसी तरह से हमारे पास है एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ऊपर नीचे सारी बेसिस सेम है। अब इसका जो सलूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन थी, पहले हम ऊपर जो है न्यूमरेटर को देखेंगे, बेसिस सेम थी, पावर ऐड होगी। अच्छा, पावर ऐड होंगी क्योंकि वो प्लस माइनस है तो वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, 3 की पावर 3 आ गया। और नीचे फ्रैक्शन को हमने डिवाइड की फॉर्म में लिखा है, 2 अगेन क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो वो -2 में आ जाएगा, 3 की पावर 1। अच्छा, 3 की पावर 1 का मतलब होता है कि 3 को आप ये समझ लें कि 3 को मल्टीप्लाई ही नहीं किया गया, तो 3 की पावर 1 3 की ही इक्वल होगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, हम ऊपर जो है न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप खुद देखें, यहाँ पे हमारे पास होल पावर -2 है, ठीक है। 3 की पावर -2 है तो 3 नीचे चले जाएगा, ठीक है। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 3 की पावर -2 है तो विच इज़ इक्वल्स टू 1/3 रेज़ टू पावर 2 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 1/9, ठीक है। 1/9 हो गया। x की पावर 4 बन गया क्योंकि -2 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। इस तरह से आपने सबको सॉल्व करना है। अब बाद में आप क्या करेंगे कि आप नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x की पावर 4 है, x की पावर 12 से मल्टीप्लाई होगी, और y की पावर -6 है तो y की पावर -3 से मल्टीप्लाई होगी। अब आप इनको बारी बारी करके लिखें, ठीक है। जहाँ पावर्स ऐड होती हैं उनको पावर्स को ऐड कर दें। ये ऊपर वाला सॉल्व हुआ है। अब हम नीचे जब जाएंगे, नीचे जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो जब डिवाइड होगा तो आप खुद देखें। अब मैंने इसको इस तरह से सॉल्व किया है, ये 8/9 है, ठीक है। और वो क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो इसको 1/6 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 8/54। बाकी जो पावर्स हैं वो हमारे पास नेगेटिव में चली जाएंगी क्योंकि डिवाइड हो रहा है, ठीक है। पावर सेम हुई, माइनस हो गई, ठीक है, और इसका आंसर हमारे पास निकल आया, और जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास ये बनता है। अब पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स ओनली क्या है कि जब हम फाइनल आंसर लिखते हैं ना तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम पावर्स को नेगेटिव में ना लेंगे, तो अगर कोई नेगेटिव पावर हो ना तो उसको हम फ्रैक्शन में लिख देते होते हैं। अब हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब एक थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा कर दी गई है। अच्छा, इसमें जो है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले, क्योंकि दूसरी साइड इतनी मुश्किल नहीं है तो आप ये साइड ले लें, ठीक है, इसको सॉल्व कर दें। बाद में फिर आप क्या करें कि आप इस साइड को सॉल्व कर दें, ठीक है, यानी लेफ़्ट को अलग सॉल्व करें, राइट को अलग करें, और बाद में इक्वल कर दें, या फिर आप दोनों को इकट्ठे सॉल्व कर लें। दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें कि दोनों को इकट्ठे सॉल्व कर दें और फिर 2 की पावर्स को एवेल्यूएट करके हमने इसमें लास्ट ज़रूर यूज़ करने हैं। अच्छा, जब तक आप लास्ट को यूज़ नहीं करेंगे और इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे आपका आंसर नहीं निकलेगा। आपने इसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल हमारे पास n है, आपने n की वैल्यू निकाल देनी है, इजीली आपकी मतलब आंसर निकल आएगा। हिंट यही है कि आपने हर एक नंबर को है वो 2 की पावर्स में लिखना है और फिर आपने लाज अप्लाई करने हैं। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन है उसमें भी आपने ऐसे करना है। अच्छा, जहाँ यहाँ पे देख लें c की पावर 0 है तो वो ऑटोमेटिकली 1 के इक्वल हो जाएगा, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको पहले आप एवेल्यूएट कर लेना। ये दो क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस के लिए हैं। जब आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बाकी जितने क्वेश्चंस जो एक्सपोनेंट से रेलिवेंट है सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक ला यही है। अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स करना चाहें तब भी आप इन लॉज को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
कुछ और हमारे पास क्वेश्चन हैं जिसमें आपने ना बेसिस को एवेल्यूएट करना है, ठीक है। ये बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, इतने मुश्किल नहीं हैं। आप अच्छा पहले जो है वो सिंप्लीफिकेशन है, आपने सिर्फ बेसिस को सिंप्लीफाई करना है। दूसरी बात ये है कि ये तो है ना कि आपने सिर्फ बेसिस को सिंप्लीफाई करना है। अगर आपने उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी है तो फिर आपने बेसिस को भी सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास ये जो क्वेश्चन हो जाएगा वो 1/6² के इक्वल हो जाएगा। अगर हम इस बेस को करें, कैलकुलेटर से कर लें या आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 36 आता है। इसको आप फर्दर पॉइंट्स की वैल्यू में भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने क्वेश्चन पे देखना है कि आपने सिर्फ बेसिस को सिंप्लीफाई करना है या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकालनी है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज़ की उतना ही अच्छा आपका टॉपिक कवर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।